मोल एंड केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम केमिकल इक्वेशन समझते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, फिर जाके मोल की तरफ आते हैं। तो केमिकल इक्वेशन जो है इट इज़ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन होगा, उसको फिर हम सिंबल्स और फार्मूलाज की मदद से जब रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ होगी कि केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन होगा ए चेंज या प्रोसेस in which old bonds are broken down and new bonds are formed तो वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आइस को ले लें, उसको मेल्ट करें तो ये वाटर बन जाता है, और वाटर को बॉईल करेंगे तो स्टीम बन जाता है। अब ये एक फ़िज़िकल चेंज है, इट्स नॉट ए केमिकल चेंज, ये है फ़िज़िकल चेंज। फ़िज़िकल चेंज इसलिए है कि अगर हम आइस लें तो वो भी रिप्रेजेंट होता है H2O से। अगर हम वाटर लेते हैं तो वो भी रिप्रेजेंट होता है H2O से, और अगर हम स्टीम लेंगे तो वो भी रिप्रेजेंट होता है H2O से। यानी ये जस्ट ए स्टेट चेंज हुआ, इसमें कोई केमिकल बॉन्ड का मतलब कि आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वो इनमें कोई भी नहीं टूटा। यानी H2O में वहीं 2 कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। वाटर में भी वही हैं, स्टीम में भी वही हैं, आइस में भी वही हैं। तो इसमें कोई पुराने बॉन्ड टूट नहीं रहे, नए बॉन्ड नहीं बन रहे। तो इट मीन्स कि इट इज़ ए फिज़िकल चेंज। तो केमिकल चेंज में पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मीथेन है, और इसको हम जलाते हैं तो ये हवा में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और साथ में वाटर प्रोड्यूस विद एवोल्यूशन ऑफ हीट। अब यहाँ पे देखोगे तो ये केमिकल चेंज है, क्योंकि अगर आप रिएक्टेंट्स में देखें, ये साइड पे जो लिखे जाते हैं दीज आर रिएक्टेंट्स, और राइट साइड पे जो लिखे जाते हैं दे आर प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स में पुराने बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान थे, यानी यू कैन रिप्रेजेंट इट जस्ट लाइक दिस। You see there are 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड टू 1 कार्बन। इसी तरह ऑक्सीजन देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था पुराना बॉन्ड, और जब ये मिले आपस में तो उन्होंने नए बॉन्ड कुछ यूँ बनाए कि कार्बन ने बॉन्ड बना दिए हैं ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और साथ में हाइड्रोजन ने बना दिए हैं बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और वाटर बना। तो पुराने बॉन्ड रिएक्टेंट में टूट गए और नए बॉन्ड प्रोडक्ट में पैदा हुए या बन गए, तो ये कहलाएगा अब एक केमिकल चेंज। इट इज़ नाउ ए केमिकल चेंज। होप आप समझ गए होंगे, ठीक। तो इस तरह से एक केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल या फार्मूला, ये देखिए सिंबल और फार्मूला मीथेन और ऑक्सीजन, और फिर इधर सिंबल और फार्मूलाज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
तो ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन की, किसकी रिप्रेजेंटेशन की? बर्निंग ऑफ H2 मीथेन, बर्निंग ऑफ मीथेन की रिप्रेजेंटेशन की इक्वेशन के फॉर्म में, फार्मूला और इसके बाद फॉर्म में। तो ये हुआ केमिकल इक्वेशन। जो राइट पे होते हैं, जो आपस में मिल रहे हैं, जिनमें पुराने बॉन्ड टूटेंगे, दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स, और जो बन जाते हैं, जिनमें नए बॉन्ड बनेंगे, दे आर नोन एज प्रोडक्ट्स। अब केमिकल इक्वेशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जिसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने कैलकुलेशंस में? तो अगेन रिएक्शन देखें बिटवीन मीथेन CH4 और CH4 प्लस ऑक्सीजन and giving us carbon dioxide and H2O। यहाँ पे आपने पहला काम ये करना है कि इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। इफ़ द इक्वेशन इज़ अनबैलेंस्ड तो फिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे नहीं कर रहा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए हमने इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। यहाँ पे अब रिएक्टेंट में कार्बन 1 है, प्रोडक्ट में भी कार्बन 1 है, दे आर बैलेंस्ड। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 हैं और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 हैं, तो मीन्स कि ये अनबैलेंस हैं। तो आप यहाँ पे कोएफिशिएंट लगाएंगे 2, तो 2 2s are 4, तो 4 हाइड्रोजन हो गए हैं। इसी तरह ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और अब ये 2 जो है इस ऑक्सीजन के लिए भी काउंट होगा, तो 2 ऑक्सीजन इस साइड पे हैं। तो मीन्स के प्रोडक्ट साइड पे 4 ऑक्सीजन्स हैं और रिएक्टेंट साइड पे 2 ऑक्सीजन हैं। तो इधर अगर हम 2 लगाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। दिस इज़ नाउ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जो ये कोएफिशिएंट हम लगा चुके हैं, तो इनसे अब हमें क्या इन्फॉर्मेशन हासिल होती हैं? यहाँ मीथेन में कोएफिशिएंट 1 है, ठीक। तो ये शो कर रहा है कि 1 मोल ऑफ मीथेन, अगर हम मोल मोल रिलेशनशिप पढ़ें, फिर ऑक्सीजन के पहले कोएफिशिएंट लगा है 2, तो इसका मतलब है कि 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड के पहले कोएफिशिएंट जो है 1 है, सो इट इज़ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी तरह यहाँ पे बना 2 मोल ऑफ वाटर। तो ये इस इक्वेशन का मोल मोल रिलेशनशिप हमने बना दिया। यानी इनमें मोल मोल रिलेशनशिप ये है कि मीथेन अगर 1 मोल हो, ऑक्सीजन उसको 2 मोल्स चाहिए ताकि उनसे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बने और 2 मोल वाटर बने। तो ये इनका मोल मोल रिलेशनशिप हुआ। इसी तरह ये रिलेशनशिप हम मास मास में भी स्टडी कर सकते हैं कि मास मास रिलेशनशिप इनका क्या होगा। तो 1 मोल मीथेन इज़ इक्वल टू 16 ग्राम, यानी 12 फॉर कार्बन एंड 4 फॉर 4 हाइड्रोजन जो एटॉमिक मासेस हैं उनके, तो हो जाएगा 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज़ रिएक्टिंग विद। तो अब ऑक्सीजन के एटम इधर 4 हैं और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो 16 4 64 हो जाएगा। सो इट इज़ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और पैदा हो जाता है अब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 44 ग्राम, 12 फॉर कार्बन एंड 32 फॉर ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर यहाँ पे H2O, एक H2O 18 ग्राम का होता है, तो 2 मोल हो जाएगा 36 ग्राम के। तो इस तरह से ये इनका हुआ मास मास रिलेशनशिप। अब अगर इनको जमा करोगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहाँ पे 6 रिएक्टेंट साइड पे देखें, 4 और 6 10, 6 और 1 7 और 8, यानी 80 ग्राम रिएक्टेंट्स हैं। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट भी 80 ग्राम बनते हैं कि नहीं बनते। तो प्रोडक्ट में जब हम करेंगे तो 6 + 4 = 10,
4 और 3 7 और 1 8, तो ये भी हुए 80 ग्राम। सो मीन्स के मास ऑफ रिएक्टेंट्स रिमेन्स इक्वल टू मास ऑफ products, या mass of reactant and product remains constant. This is according to law of conservation of mass. फिर एक क्लू आपको दूं, अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो इसका मतलब होगा कि आपने इक्वेशन प्रॉपरली बैलेंस नहीं किया, या आपने इक्वेशन में जो फार्मूलाज हैं वो गलत लिखे हैं। ये मेन पॉइंट है जिसे हम अपनी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। ठीक, यानी ये रिएक्टेंट मास और प्रोडक्ट मास अगर बराबर नहीं आता तो मीन्स के यू हैव रिटन द इक्वेशन रॉन्ग, या यू हैव रिटन द फार्मूलाज और अदर थिंग्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रॉन्ग। तो ये हुआ इनका मास मास रिलेशनशिप। अब हम पार्टिकल रिलेशनशिप की तरफ आते हैं कि इनमें पार्टिकल पार्टिकल रिलेशनशिप क्या बनेगा। पार्टिकल रिलेशनशिप, तो यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट है मीथेन से पहले 1, तो ये शो करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, इट इज़ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। और फिर ऑक्सीजन से पहले 2 कोएफिशिएंट है, तो ये शो करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, दिस इज़ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सॉरी, प्रोडक्ट साइड पे आओगे तो यहाँ पे फिर एक कोएफिशिएंट 1 है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी तरह फाइनली जो वाटर है उसके साथ कोएफिशिएंट है 2, तो वो शो कर रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये हुआ इनका पार्टिकल पार्टिकल रिलेशनशिप। इन पार्टिकल्स को फर्दर अगर हम देखेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में एक कार्बन एटम है और 4 जो हैं हाइड्रोजन एटम्स हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन में 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। फिर प्रोडक्ट साइड पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन एटम से बना है और 2 उसमें ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स। और जो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो इस तरह से ये इनका हुआ पार्टिकल पार्टिकल रिलेशनशिप। नाउ वॉच दिस, रिएक्टेंट में एक कार्बन, प्रोडक्ट में एक कार्बन, बैलेंस्ड। रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में भी 4 हाइड्रोजन, बैलेंस्ड। रिएक्टेंट में 4 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में भी 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले और 2 ऑक्सीजन वाटर वाले। तो ये हुआ इनका पार्टिकल पार्टिकल रिलेशनशिप। और इसी तरह स्पेशली अगर गैशियस मॉलिक्यूल हों, फॉर गैशियस मॉलिक्यूल, तो गैशियस मॉलिक्यूल में हम यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, मोल वॉल्यूम या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। आगे डिटेल से समझेंगे। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो ये सारे रिलेशनशिप जो हम स्टडी कर रहे हैं, दिस स्टडी इज़ नोन एज स्टाइकियोमेट्री। यानी इसमें हम ये पता लगाएंगे कि अगर हम 16 ग्राम कार्बन लेते हैं तो वो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना के देगा या कितना वाटर बना के देगा। इस तरह भी हम स्टडी कर सकते हैं, अगर हम 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कर सकते हैं। मोल से हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, मोल से वॉल्यूम मालूम करना, या वॉल्यूम से ग्राम मालूम करना, मोल्स मालूम करना, एट्सेट्रा। तो ये सारी स्टाइकियोमेट्री है और मुख्तलिफ़ क्वेश्चन में आपको मुख्तलिफ़ रिएक्शन दिए जाएंगे जिनसे हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि भाई क्या दिया गया है और क्या मांगा जा रहा है।
फर्दर डीलिंग विद मोल एंड केमिकल इक्वेशन, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आयरन है, it is reacting with sulfur producing iron sulfide। अब यहाँ पे हम कैसे मालूम कर पाएंगे एक शॉर्ट मेथड से? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड, येस इट इज़ बैलेंस्ड। अब इससे मोल मोल रिलेशनशिप ये निकलेगा कि 1 मोल ऑफ आयरन इज़ रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ सल्फर and 1 mole of iron sulfide is produced। यानी इनमें जो मोल रेशो है that is 1:1 and 1:1, यानी एक आयरन से, एक सल्फ़र से एक आयरन सल्फाइड बनेगा। ये मोल मोल रेशो इनका हुआ। मास में जब हम जाते हैं तो 1 मोल आयरन जो है that is 56 gram। 56 gram is 1 mole iron। Sulfur is 32 gram और iron sulfide of 56 plus 32 तो becomes 88 gram। ये हुआ इनका मास रिलेशनशिप। अब हम लेबॉर्ट्री में ज़्यादातर छोटे मासेस की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ज़्यादा मास लेना हमारे साथ केमिकल भी ज़ाया होते हैं और उनकी कैलकुलेशन भी मुश्किल हो जाती है, और इतने बड़े मासेस से जो केमिकल रिएक्शन है उसमें कम्प्लेक्सिटीज़ भी पैदा हो जाती हैं, क्योंकि लेबॉर्ट्री में तो छोटे छोटे apparatus होते हैं। तो अब हम अगर स्मॉलेस्ट रेशो मास से लेंगे तो इन सब को एक ही हिस्से पे डिवाइड कर दो तो वो इनका स्मॉलेस्ट रेशो हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल 7 8 ज़ार 8 7 56, 8 4 32 और 11 8 88, यानी हमने इन सब को 8 पे डिवाइड किया तो इनका जो स्मॉलेस्ट मास रेशो हमारे साथ मिला तो वो है 7:4:11। यानी अगर हम 7 ग्राम आयरन लेंगे छोटा करके 56 के बजाय 7 ग्राम, तो उसके साथ 4 ग्राम सल्फ़र रिक्वायर्ड होगा और फिर उन दोनों से 11 ग्राम आयरन सल्फाइड बनेगा। अब ये एक स्मॉलर रेशो है जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे मज़ीद स्मॉल करोगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये 0.7 करते हैं, 0.7 ग्राम, तो इसका मतलब है कि हमने 7 को 10 पे डिवाइड किया है। तो इसी तरह 4 को भी 10 पे डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 0.4 ग्राम, और जो 11 है वो भी 10 पे डिवाइड हो जाएगा 1.1 ग्राम। सो दिस इज़ द स्मॉलर रेशो। इसी तरह मोल मोल रेशो की भी हम छोटा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये 0.1 मोल कर दें तो ये सल्फ़र को भी अपने साथ 0.1 मोल इस्तेमाल करेगा और 0.1 मोल आयरन सल्फाइड बनेगा। तो इस तरह से केमिस्ट्री में हम ये स्मॉलर रेशियो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो स्मॉलर रेशियो हम कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे तो वो यहाँ से आप सीख सकते हो। आगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें मज़ीद आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन बस यहाँ पे आपको ये पॉइंट होना चाहिए कि अगर आप एक रिएक्टेंट को किसी अमाउंट में लेंगे तो वो दूसरे रिएक्टेंट को एक स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट की मदद के मुताबिक इस्तेमाल करेगा, और इसी तरह ये दोनों रिएक्टेंट स्टाइक्योमेट्रिक रिलेशन के मुताबिक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ उसमें नहीं बनेगी। यानी अगर आप ये कर दो इसी के मुताबिक कि आप 7 ग्राम आयरन ले चुके हो और ले चुके हो 32 ग्राम सल्फ़र। अब 7 क्या करेगा कि 7 32 को इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि 32 में से 4 ग्राम को इस्तेमाल कर जाएगा, और बाकी जो बचेगा 28 ग्राम वो इस तरह अनरिएक्टेड रह जाएगा, और फिर इसी तरह से आपको मिल जाएगा 11 ग्राम आयरन सल्फाइड।
तो मीन्स के इस आयरन जो हम 7 ग्राम ले चुके थे वो अपने स्टाइक्योमेट्रिक रेशो के मुताबिक सल्फ़र इस्तेमाल करेगा, बाकी को रहने देगा, उसको इस्तेमाल नहीं करेगा और आगे उसी के मुताबिक रेशो के मुताबिक प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये था एक कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट फॉर द मोल एंड केमिकल इक्वेशन। आगे इससे हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो हम स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में जो रिलेशनशिप प्रैक्टिस करेंगे उसमें फर्स्ट रिलेशनशिप हमारे सामने प्रैक्टिस होगा, दैट इज़ मोल मोल कन्वर्जन या रिलेशनशिप। दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे मास मोल कन्वर्जन, यानी हमें मोल दिए गए होंगे, मास मांगा जाएगा, या मास दिया गया होगा, मोल्स मांगे जाएंगे। थर्ड, मास मास कन्वर्जन भी कर सकते हैं, तो मास मास कन्वर्जन स्टडी करेंगे। और फोर्थ, अगर गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं तो फिर वो मोल वॉल्यूम कन्वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी मोल को फिर हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मास वॉल्यूम कन्वर्जन हो जाएगा। और या फिर हम वॉल्यूम दिया गया हो तो वॉल्यूम कन्वर्जन भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स हैं।